अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी खबरनाई ब्रेकिंग इजराइल ईरान वार अपडेट्स। आज ये की वीडियो है जी। रोजाना वीडियो का लेकर सब मौजूद है, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मुंदरी, मेरे साथ है मलिक शक्लान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इजराइल में आयतुल्लाह खुमैनी के मरने की खबरें ईरान ने भी पक्की कर दी है। ईरान ने ऑफिशियली ये कंफर्म करते हुए बताया है कि उनके सुप्रीम लीडर मारे गए हैं। रहबर व इमाम मुस्लिमीन हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی दरअसल सिर्फ 24 घंटे में इतना सब कुछ हो गया कि दुनिया की न्यूज वाली होड़ के बीच में चीजें काफी उलझ गई। क्या सही है, क्या गलत है और क्या सिर्फ अफवाह, उसको लेकर लोगों में भारी कंफ्यूजन था। मस्क मेलन भाई के प्लेटफॉर्म एक्स पर मोनेटाइजेशन करने वाले नव युवक युवतियों ने क्लिप्स के लिए वो वीडियोस भी डाल दी जो सालों पहले की थी। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आखिर ये हमला कैसे हुआ, इजराइल और अमेरिका के बीच में ये स्ट्रैटेजी कैसे बनी, किस तरह से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया और पिछले 48 घंटों में क्या खबरें निकली हैं, ये सब आपको बताएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। The US attacks on Iran will continue. That's right. Not only this, he's also said there'll be likely more American deaths before it ends. Lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity. दोस्तों, ईरान ने इस बात को ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उनके सुप्रीम लीडर को हमले में मार दिया गया है। वैसे इजराइल ने यह बात कल ही कंफर्म कर दी थी। आज ईरान ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। फिलहाल ईरान में वहां की IRGC पावर को संभाल रही है। उनका कहना है कि अगला सुप्रीम लीडर चुने जाने तक वो ही ईरान की कमान संभालेंगे। लेकिन खमैनी के मरने के बाद के रिएक्शंस दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। सबसे पहला शिकार पाकिस्तान बना है। सबसे पहले तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। सबसे ज्यादा बवाल कराची में हुआ। वहां भीड़ इतनी अग्रेसिव हो गई कि उन्होंने अमेरिकी काउंसलेट के बाहर लगे सिक्योरिटी घेरे और बैरिकेड्स को तोड़ दिया। वहां आई भीड़ दीवारों पर चढ़ गई और खिड़कियां तोड़ने लगी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस छोड़े, लेकिन जब बात हाथ से निकल गई और भीड़ अंदर घुसने की कोशिश करने लगी तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 12 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। वहीं दर्जन भर लोग घायल भी हैं। ये वही पाकिस्तान है जिनके फेल्ड मार्शल मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट हैं। मतलब गजब आइटम है आदमी ने। At least 10 people have been killed near the US consulate in Pakistan's Karachi. This is after protests broke out following the killing of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in Israeli-US attacks. The United States on high alert following the airstrikes that the US and Israel launched against Iran. Those killed top leaders, including the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei. कराची की सड़कों पर आगजनी का मंजर है। पुलिस की गाड़ियां और चौकियां फूंकी जा चुकी हैं। हालात इतने खराब हैं कि राजधानी इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक एनक्लेव को बड़े बड़े कंटेनर लगाकर पूरी तरह सील कर दिया गया है। फिलहाल पाकिस्तान की सरकार ने वहां सेना और रेंजर्स को तैनात किया है ताकि दंगों को रोका जा सके। अमेरिका ने भी अपने सिटीजन को अलर्ट रहने को कहा है। कई लोगों का कहना है कि इतना तो खमैनी के लिए ईरानियों ने छाती नहीं पीटी जितना पाकिस्तानियों ने पीट लिया। बताओ, अब ईरान में इसका क्या असर दिखा ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, ईरान के अंदर तो जैसे मातम और जंग की तैयारी एक साथ चल रही है। वहां के अभी के बड़े नेता ने इसे पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ जंग का ऐलान कहा है। ईरान की आर्मी ने कहा है कि उन्होंने पहले ही जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और अमेरिकी बेस उनके निशाने पर है। ईरान की आर्मी ने तो यहां तक कह दिया है कि अब गल्फ देशों में जितने भी अमेरिकी ठिकाने हैं वो उनके निशाने पर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान और ईरान में यह हाल है, भारत में भी शिया कम्युनिटी के लोग गुस्से में। ने एक शोयर को धोखे से मार दिया, बात करने की बातें बनाता रहा, जंगी भेड़ों से डराता रहा, लेकिन वो हुसैनी खून था। वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। नहीं, मेरा शेर था, शेर। कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। लखनऊ के पुराने इलाकों में एकदम सन्नाटा छा गया। खासकर शिया आबादी वाले इलाकों में माहौल काफी भारी हो गया था। लखनऊ के बड़े धर्मगुरु भी इसमें कूद पड़े। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने 3 दिन के मातम का ऐलान भी किया और लोगों से अपील की है कि वो अपनी मर्जी से दुकानें बंद रखें और शोक मनाएं। कि इस अजीम लीडर की मौत हम भूले नहीं है और ये बात हम अपनी नस्लों को ही बतलाएंगे और हमारी नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेंगी। अब दोस्तों, इजराइल और अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है। इस एपिक फ्यूरी ने पूरे गल्फ देशों को ईरान का निशाना बना दिया है। पिछले 24 घंटों में फेक न्यूज की ऐसी हवा भी चली कि पूरे दुबई और यूएई में साइबर सिक्योरिटी के लोगों को एक्टिव होना पड़ा।
ईरान ने इस ऑपरेशन के जवाब में अपना खुद का ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 शुरू किया। इसमें ईरान ने यूएई के बड़े शहरों जैसे अबू धाबी और दुबई को भी निशाना बनाया। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने टोटल 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन दागे। इसमें जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल धाफरा एयरबेस उनके बड़े निशाने रहे। हालांकि यूएई के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ज्यादातर मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली गई, लेकिन इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों का मलबा सादियात आइलैंड, खलीफा सिटी और बनियास जैसे इलाकों में गिरा, जिससे कुछ बिल्डिंग्स को नुकसान भी हुआ। दुबई भी इससे अछूता नहीं था। बुर्ज अल अरब नाम के होटल पर भी एक ड्रोन के मलबे से मामूली आग लग गई, जिसे जल्दी बुझा लिया गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी नुकसान हुआ, लेकिन एहतियात के तौर पर फिलहाल एयरपोर्ट को बंद किया गया। वहीं बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। मनामा में रिहायशी बिल्डिंग्स के पास ड्रोन गिरने से आग लग गई। चाइनीज सैटेलाइट इमेजरी से यह भी पता चला है कि कुवैत के अंदर अमेरिकी बेस को भारी नुकसान हुआ है। चीनी सैटेलाइट इमेजरी मिजार विजन ने कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर अमेरिकी मिलिट्री प्रॉपर्टीज और रनवे को हुए सीरियस नुकसान को कंफर्म भी किया है। इस हमले के बाद सऊदी अरब और यूएई ने एक सुर में ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी और पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखते हुए इसे इंटरनेशनल कानून का ब्रीच बताया है। अब दोस्तों एक सवाल ये भी पूछ रही है दुनिया की इन सब में आखिर पाकिस्तान कहां है और क्या पाकिस्तान को कोई नफा या नुकसान है इससे? आइए उसकी भी बात करते हैं। तो दोस्तों ये सवाल उठाया जा रहा है कि ईरान के बाद अमेरिका और इजराइल किसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इजराइल और अमेरिका का अगला निशाना पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल है। इसके अपने रीजन है। सबसे पहले तो इजराइल को किसी भी इस्लामिक देश में एटम बम नहीं चाहिए। ईरान के अंदर एटम बम बनाने की खुफिया न्यूज ने ही वो ट्रिगर किया जो आज माहौल है, जिसके बाद से अमेरिका और इजराइल ने इस हमले को प्लान किया। पाकिस्तान वो इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास एटम बम है। ऐसा बताया जाता है कि इजराइल 1980s में भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन भारत की सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं मिला, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम हॉल्ट कर दिया गया। लेकिन 7 अक्टूबर के हमास के हमले ने सब बदल दिया। इजराइल को पता चल गया कि अगर उसने इस्लामिक देशों की बढ़ती हुई ताकत को नहीं रोका तो उसके लिए चीजें मुश्किल होने वाली। इजराइल किसी भी हाल में दुश्मन इस्लामिक देशों के हाथ में न्यूक्लियर ताकत नहीं आने देना चाहता। अब कई एक्सपर्ट्स इसको पिछले कुछ इंसिडेंट से जोड़कर देख रहे हैं। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डील साइन हुई थी जिसमें एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। इसमें खुद पाकिस्तान के पीएम ने इस बात को कहा था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी के लिए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सऊदी अरब ने ही पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर बनाने में मदद की थी। एक्सपर्ट्स की माने तो यह पहला स्टेप था जहां पाकिस्तान का वो डर दिखा जो उनके न्यूक्लियर आर्सेनल पर मंडरा रहा था। अमेरिका अगर इजराइल के इस प्लान का हिस्सा बना तो वो दिन भी दूर नहीं जब पाकिस्तान के एटॉमिक हथियार हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। वहीं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू करने के लिए भी पाकिस्तान के पास फंडिंग की कमी थी। ऐसा पॉसिबल बताया जा रहा है कि उसी फंडिंग के लिए सऊदी ने पाकिस्तान को पैसे के बदले उनसे हथियार मांगे। मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल ने यह भी बोला कि उसका अगला निशाना टर्की है। दोस्तों एक और बड़ी खबर, अब तुर्की पर हमला करेगा इजराइल। जैसा कि हम जानकारी दे रहे हैं कि इजराइल का अगला टारगेट यानी कि पहले ईरान और अब तुर्की पे हमला करेगा। वहीं दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज सोशल मीडिया पर देखने को मिली, जहां कुछ लोग इंडिया और मोदी को भी इस सिचुएशन से जोड़कर देख रहे हैं और जिम्मेदार भी बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? इन लोगों का कहना है कि मोदी इजराइल गए थे, वहां नेतन्याहू के साथ केमिस्ट्री उनकी दिखाई दी। A great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance. बड़ी अच्छी दोस्ती हुई, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और वो जैसे ही वापस आए भारत, इजराइल ने हमला कर दिया। यानी क्या मोदी को हमले का पता था? हैं? बताओ, कोई सेंस है इस बात की? अब देखिए इस पर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज दौड़ रही हैं सोशल मीडिया पर। इस पर आगे चलकर डिटेल में हम एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप कमेंट करके बताओ कि इस थियरी में आपको कितना सच और कितनी कहानी लगती है, और साथ ही ये लड़ाई आपके हिसाब से और कितनी आगे जाएगी। कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ऐसी और भी कई बातें हैं जो डेली आ रही हैं। इस हफ्ते बहुत सारी चीजें होंगी, उन सब के ऊपर हम वीडियोस लाएंगे। फिलहाल यहां से जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद। जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ये एक्सपर्ट जितने भी हैं, अगर उनकी बात करें, पाकिस्तान के एंकर पर्सन, सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर जो हैं, उनको भी मैंने सुना है परसों, वो भी इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है और ईरान जो था, जिस तरह से ये पहले से प्लान किया गया था, वो कह रहा है कि ये प्लानिंग जो है ये आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी प्लानिंग थी कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तो खत्म करने ही करना है उन्होंने। और जो कट्टरपंथी सोच रखने वाली जितनी भी इस्लामिक देश में सरकारें पाई जाती हैं, 1 बाय 1 करके उन सबको टारगेट जो है वो इजराइल ने किया। और इजराइल का ये टारगेट जो था ईरान था। और इसके बाद हामिद मीर का भी यही कहना है कि अगला टारगेट जो है वो पाकिस्तान भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामिक देश है जिसके पास एटमी बम जो हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तानी अवाम की जो सोच है वो एक कट्टरपंथी तो है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार जो है वो कट्टरपंथी सोच रखने वाली नहीं है।
वो एक कह लीजिए कि जिस तरह से दूसरी सरकारें अरब देशों में चल रही हैं, उसी तरह से पाकिस्तानी सरकार जो है वो अभी मौजूद है। कट्टरपंथी सोच रखने वाली, कोई धार्मिक सोच रखने वाली सरकार जो है वो नहीं है। और इज़राइल जो था उसको डर इन्हीं चीज़ों का होता है कि कोई भी धार्मिक अगर जमात आगे आती है, तो उस चीज़ को लेकर ज़ाहिर-सी बात है इज़राइल को खतरा लाहक होता है, क्योंकि वो यहूदियों से नफ़रत करती हैं। तो ईरान में तो कट्टरपंथी सोच रखने वाली जमात जो थी, उसके हाथों में सरकार थी, उसका तो तख्ता उन्होंने पलट कर दिया। अब पाकिस्तान की जो बारी कह रहे हैं कि बड़े-बड़े एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अगला नंबर है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब तक अमेरिका जो है वो साथ नहीं देगा इज़राइल का, तब तक इज़राइल मेरे ख़्याल में खुद इतनी कैपेसिटी उसके पास नहीं है कि वो कोई स्टैंड ले सके किसी कंट्री के खिलाफ। यहाँ पे भी अगर यूएसए साथ ना देता, तो इज़राइल जो है इस तरह से ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकता था जिस तरह से किया उसने। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के साथ जिस तरह से अभी अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसका ये मानना है कि एक ग्रेट लीडर यहाँ पे पाए जाते हैं, ग्रेट जनरल है, वो उसके फेवरेट भी हैं, उनके साथ हालात भी पाकिस्तान की अच्छी हैं। और ट्रम्प जो है उसके साथ जिस तरह से रिलेशन चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि अभी जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी किसी किस्म का जो एक्शन है वो लिया जाए। आने वाले टाइम का तो पता नहीं है, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं ना, इस स्थिति में पाकिस्तानी जो सरकार है, जो भी फैसले ले रही है मुल्क को मद्देनज़र रखते हुए वो फैसले लिए जा रहे हैं और अपने दिफा को जो है वो सबसे पहले जो फ़ोकियत है वो दी जा रही है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये एक्सपर्ट जितने भी हैं, वो यही कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान बात नहीं मानता, तो यूएसए और इज़राइल की तरफ से कोई इस किस्म का एक्शन जो है, वो लिया जाने के चांसेस भी हो सकते हैं। और बाकी देखें बात एलितशी की, एलितशी जहाँ-जहाँ पे भी मौजूद हैं, ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान में भी एलितशी की एक बहुत बड़ी संख्या मौजूद है। तो ईरान जो है वो कट्टर शिया मुल्क है और कट्टर शिया होने के नाते उनके जो लीडर थे, आयतुल्लाह ख़ामेनी, वो भी एक कट्टर शिया थे। उनकी यहाँ पे मृत्यु हुई है, उस चीज़ को लेकर एहले-तशी जहाँ-जहाँ पे भी है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा शोक जो है इस चीज़ को लेकर मना रहे हैं। लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सुन्नी जो हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर शोक मना रहे हैं। रैलियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में भी निकल रही हैं। लेकिन भारत का भी जानने के लिए मिला है कि भारत में भी शिया कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो एक बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और भारत में भी एहतजाज जो है वो शुरू है। और भारत में और पाकिस्तान में लोग जो हैं वो रो रहे हैं जिस तरह से आयतुल्लाह ख़ामेनी जो है उनकी तारीख बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आने वाली नस्लों को हम बताएँगे कि किस तरह से उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, किस तरह से वो जो हैं वो कुफ़ार के सामने झुके नहीं हैं। तो आने वाले टाइम में ये एक मिसाल जो है वो अपनी नस्लों के लिए छोड़ के गए हैं। अब ईरानी लोग जो हैं, मैं तो उनके बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि वो तो पक्षपात में भी काफ़ी ज़्यादा बँटे हुए हैं। अगर देखा जाए तो ग्रोहबंदी जो ईरान में अभी बन रही है, इस चीज़ को लेकर स्थिति जो है वो किस मोड़ के ऊपर जाएगी? क्या फिर आने वाले टाइम में ईरानी लोग जो हैं वो आपस में लड़-झगड़ सकते हैं? क्योंकि एक तरफ जो है आयतुल्लाह ख़ामेनी को मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कि कह लीजिए कि आज़ाद ख़्याल लोग हैं, जो मॉडर्न सोच रखते हैं, जो नहीं चाहते कि कोई भी कट्टरपंथी सोच रखने वाली सरकार आए जो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाए, वो आज़ाद रहना चाहते हैं। तीसरी जो जमात बनती है वो रज़ा पहलवी जो है, उनके मानने वाले जो लोग हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो भी अपोज़िशन लीडर है, उसको भी चाहने वाले बेशुमार लोग हैं। जिस तरह से ये ग्रुप बंदी अगर ईरान में होती है तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो इज़राइल मज़ीद उठाने में कामयाब हो सकता है। बिल्कुल जी। और देखा जाए तो पाकिस्तान में प्रोडक्शन हो रहे हैं जी। पाकिस्तान की बात करें पहले तो पाकिस्तान भाई अगर एहतजाज करना है, अफ़सोस मनाना है तो पुरअमन तरीके से मनाना चाहिए ना। ये तो नहीं है ना कि आप जो है किसी एम्बेसी पे जाके दावा बोल दें और तोड़-फोड़ करना शुरू कर दें। आगे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग की। जो हड़ताल करने वाले थे वो उनमें जो है वो कुछ लोग मारे गए। तो एक अलग से जो है वो एक टॉपिक छिड़ा हुआ है जी, यहाँ पे लोग जो है वो मारे गए हैं, ये हो गया, वो हो गया है। मतलब कोई फ़ौज को गालियाँ दे रहा है, कोई अमेरिका को गालियाँ दे रहा है, इसी तरह चल रहा है। तो भाई ये भी देखना चाहिए था ना कि वहाँ पे पुरअमन एहतजाज करना चाहिए था, पाकिस्तान है ना तो अमेरिका है। चाहे अमेरिका में जाके एहतजाज करें फिर ये अगर इस तरह के करने हैं तो।
पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ एहतजाज वो भी तशद्दुद वाले, तो ये बिल्कुल ही मैं कहूँगा कि नामुनासिब एहतजाज थे, जो कल हुए पाकिस्तान में, नहीं होने चाहिए थे ऐसे। पुरअमन एहतजाज करते, अफ़सोस मनाते, जो दिल करते, लेकिन इस तरह किसी की तोड़-फोड़ या हल्ला बोल देना, ये नहीं होना चाहिए। तो उससे अपने मुल्क की इमेज ख़राब होगी, नाम ख़राब होगा, अपने मुल्क का ही नुकसान होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी ईरान ने जो हमले किए अरब ममालिक पे, वो गलत था, लेकिन जहाँ पे बेसेस थी, जो ऑपरेट हुई, वो दोहा था और वहाँ पे अगर किया तो ठीक है, उनका हक है, क्योंकि वहाँ से ऑपरेट हुआ है। तो लेकिन इनको चाहिए था इज़राइल पे हमला करते, ईरान को, वो भी इन्होंने किया। उसके बाद बेड़े आए हुए हैं जो अमेरिका के, उन पे करते। अमेरिका तो अभी भी कह रहा है जी, ये जो हुकूमत ख़त्म हमने कर दी है, जो बाकी आ रहे हैं ऊपर इक़्तिदार में, तो वो आके मतलब कि वो बातचीत करना चाहते हैं मेरे साथ, हमारे साथ और अमन लेके आना चाहते हैं, तो ये पहले ही कर लेते और अभी भी मैं यही कहूँगा कि अभी भी आके टेबल पे बात कर लें। तो इस तरह की जो है बयान जो है वो दे रहा है ट्रंप जो है। लेकिन वही बात कि ट्रंप का भी कोई भरोसा नहीं है भाई, किस बात पे फिर जाता है, किस बात पे आ जाता है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो बाकी जो है अब ईरान पे भी हमले फिर से हुए हैं दोबारा और उधर इज़राइल पे भी हुए हैं, इन्होंने किए हैं ईरान ने। तो ये कब तक जो है वो जंग चलती है, लेकिन ज़्यादातर मुझे यही लगता है कि ईरान जो है अब घुटने टेक देगा। तो क्योंकि अवाम काफ़ी सारी अवाम भी जो है वो हुकूमत के खिलाफ थी। तो बेशक लेकिन वो अपनी हुकूमत के खिलाफ थी, अमेरिका और इज़राइल का साथ कभी भी नहीं देंगे वो। चाहे जो खिलाफ थे वो भी नहीं देंगे। तो अपनी मर्ज़ी से वो लेके आना चाहते हैं कोई ऊपर इक़्तिदार में, बिल्कुल लेके आएँ और इक़्तिदार सँभाले वो, मुल्क को आगे लेके चलें और ये ख़त्म होना चाहिए सिस्टम। कहीं न कहीं ईरान भी देख रहा है कि ख़त्म हो ही गया अब। और बाकी रही बात पाकिस्तान पे, ये बड़ा सवाल मैं भी देख रहा हूँ कि हर कोई जो है यही बात कर रहा है, कमेंट हो, जो भी हो, हमें इंडिया की तरफ से भी कमेंट जो है वो यही आ रहे हैं। अब अगली बारी जो है पाकिस्तान की, अब अगली बारी जो है पाकिस्तान की अगली बारी तब तक नहीं आ सकती जब तक अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर हैं। जिस दिन पाकिस्तान ने अमेरिका को आँखें दिखाना शुरू कर दी, पाकिस्तान के जो अदारे हैं या जो ऊपर रखते हैं, क़यादत सँभालते हैं, उन्होंने अगर आँखें दिखाना शुरू कर दी तो वो इज़राइल का साथ दे के हमला करेगा पाकिस्तान पे। न्यूक्लियर क जो है वो इसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान को भी डील्स ऐसे ही ईरान की तरह दी जाएँगी, या न्यूक्लियर हमारे हवाले कर दो और या फिर जो है मरने के लिए तैयार हो जाओ। ईरान को भी यही कह रहे थे न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो ख़त्म करो, न्यूक्लियर ख़त्म करो, बनाना जो बना रहे हो और रजीम चेंज मतलब ये जो रजीम है इसको ख़त्म कर दो, नई रजीम लेके आओ। तो उसके बाद हम जो है वो डील कर लेंगे आपके साथ, कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन इन्होंने नहीं बातें मानी ईरान ने, तो उन्होंने हमले कर दिए और जो ऊपर लीडरशिप थी वो भी मारी गई। अब पाकिस्तान में भाई अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, अमेरिका जो है अमेरिका के साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान पे अभी जो है वो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो जब तक इज़राइल का साथ अमेरिका नहीं देता, इज़राइल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जिस दिन अमेरिका जो है वो खिलाफ हो गया, तो इज़राइल के साथ मिल के वो जो है पाकिस्तान पे यही चीज़ करेगा कि न्यूक्लियर हमें दे दो, हमारे हवाले करो, नहीं तो हम जंग करने लगे हैं। तो यही सूरत-हाल होनी है, तो पाकिस्तान की बारी भी आ सकती है, लेकिन जब खिलाफ होंगे, ऊपर जो भी इक़्तिदार में आएगा वो खिलाफ होगा, तो उसके बाद जो है ये खदशा है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी फ़िलवक़्त कोई खदशा नहीं है। तो इंडिया में भी जो है वो हड़तालें जारी हैं। अहले तशी जो हैं वो ज़ाहिर है उनके लिए जज़्बात है ख़amenei के लिए, उनके दिलों में वो उनके एक किस्म का लीडर थे, जो भी था मज़हबी लिहाज़ से जो है वो उनके पेशवा समझ लें कि वो थे। तो इसलिए जो है वो उस साहब में सोग मनाना चाहते हैं, इंडिया में हो, पाकिस्तान में अहले तशी हों। और बाकी अभी कोई और ज़्यादा कोई इस तरह की न्यूज़ अभी तक तो नहीं आई। हाँ, पाकिस्तान में एक हुई है चीज़ कि जियो न्यूज़ और पता नहीं एक और न्यूज़ तमाशा ऐप उस पे जो है वो टिकर कर चलना शुरू हो गए थे, वो हैक हो गई थी कल। तो उस पे जो है वो आना शुरू हो गए, फ़ौज के खिलाफ आना शुरू हो गए, तो वो कह रहे हैं अभी फ़िलवक़्त वो जो रिपोर्ट है,
वो यही कह रहे हैं कि जी ये मोसाद ने जो है वो करवाया है, क्योंकि सैटेलाइट एक से ही ऑपरेट होते हैं ये सारे, तो उ उधर से जो है वो हैक किया गया और ये टिकर जो है चलने शुरू हो गए सामने, नशरियात में ही। तो वो चीज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी कंसर्न है, और जिसकी वजह से वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान की अगली बारी पाकिस्तान की है, तो अभी से संभल जाएँ। इस तरह के टिकर जो है वो शुरू हुए थे। अब उनमें क्या सच्चाई है, किसने करवाया, क्या हुआ, ये तो बाद में जो है वो रिपोर्ट कोई सामने आएगी तो पता चलेगा, लेकिन फ़िलवक़्त यही एक अपडेट थी कि हुए थे पाकिस्तान में भी। तो बहरहाल देखते हैं जी पाकिस्तान का नंबर आता है या नहीं। देखने लायक होगा जी सिचुएशन किस तरह की होती है। बहरहाल ये चीज़ें अब इम्प्लीमेंट हुई हैं और ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने regime चेंज करनी थी इन अ गुड वे, और यहाँ पे जो है उनकी कह लें कि उनको हटाना पड़ा, वो हट नहीं रहे थे। बाकी लोग शोक मना रहे हैं और वो उनका अपना हेडेक है और अपने हिसाब से वो उस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में आप शोक मनाएँ, आपने करना है, आपको बुरा लगा, आपको अच्छा लगा, जो भी है। लेकिन अपनी कंट्री जो है उसको प्रेफ़रेंस देकर उसको अपने अमलाक को जो है नुकसान पहुँचाना, वो गलत है भाई। वैसे ही जला देना, वहाँ पे उनको जनाब तंग करना, जिस तरह वो दरवाज़े तोड़ रहे थे। ये मेरे ख़्याल में मेजर साहब कहते हैं कि बांग्लादेशियों का ये हॉबी है। मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम का भी यही अ, रद्द-ए-अमल होता है, यही हॉबी होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल पाकिस्तान मतलब ये सिचुएशन में होते हैं। कुछ हो तो भाई बिना सोचे-समझे कि उसके बाद जो है अंजाम क्या होगा या क्या सिचुएशन होगी, हम ये करेंगे तो चढ़ दौड़ते हैं। और ये हर सिचुएशन में देखने लायक होता है, और जहाँ पे थोड़ा इस्लामिक टच हो वहाँ पे ये ज़्यादा हाइप हुए पड़े होते हैं। अब जिनके मर गए हैं स्ट्रेट अवे उन्होंने फायर किए और वो उनकी मृत्यु हो गई। अब नया ड्रामा चल पड़ेगा। उनको इंसाफ दो जी, उनको उनको क्या ज़रूरत थी वहाँ पे आने की और ये सब कुछ करने की। एहतजाज कर रहे हैं आप, इन अ गुड वे कोई भी ना हो सकता है। एहतजाज करें, किसी साइड पे होके आप एहतजाज करें। पोस्टर उठाएँ, आप एहतजाज करें, ठीक है, एक जगह पे बैठें और मीडिया आपसे आके बात करेगा। आप अपने इज़हार ख़याल जो भी आपकी फीलिंग है, आपको क्या मतलब ईरान को स्टेप लेना चाहिए था, किस तरह सिचुएशन थी, क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करें, ठीक है? और एक सोची-समझी जो है, एक कह लें कि एक नपी-तुली बात जो है, वो करें ताकि वर्ल्ड वाइड जो है वो आपकी बात जो है वो सुनी जाए और देखा जाए कि हाँ, उन्होंने अफ़सोस भी किया लेकिन उन्होंने ये सजेशन दी। और आपकी बात में वज़न भी होना चाहिए। यहाँ पे एक ही स्ट्रेटजी, एक ही सिमत में चलते हैं भेड़-चाल जो है कि भाई चढ़ दौड़ो, मार दो, जला दो, उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होगा। वो पता नहीं कहाँ का मेरे ख़्याल में यूरोप का कोई सफ़ारतख़ाना था पाकिस्तान में। इन्होंने कहा उसके सफ़ीर को निकालो, ये और वो, फ्रांस था मेरे ख़्याल में, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे पोस्टर लग गए, पता नहीं क्या-क्या कुछ होता रहा, ठीक है? और मेरे ख़्याल में कुछ महीने बाद उन्होंने उनके साथ ही हाथ मिलाया। हमारे पीएम जो हैं वो उनसे हैंडशेक कर रहे थे, उस वहाँ का दौरा किया और ये और वो, तो सारी सिचुएशन हुई। लोगों ने कहा, अब बोलो। यहाँ पे निकालने की बातें कर रहे थे और यहाँ पे जलाने की, और वहाँ पे भी एम्बेसी को मेरे ख़्याल में पथराव किया गया था, सब कुछ हुआ। और अवाम ने बड़ा रैलियाँ निकाली गईं और यहाँ पे हर मस्जिद में वो ऐलान और खुतबे के दौरान और मतलब सारी चीज़ें चलती रहीं। पूरा ज़ोर लगाया, लेकिन देखने को मिला कि 1-2 महीने बाद वो हाथ जो है मिला रहा है, हमारा पीएम जो है। ये सिचुएशन जो है भई देखने लायक होती हैं। वो ऊपर लेवल के ऊपर किस तरह के फ़ैसले हो रहे होते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, वो भी देख के चलें कि वो इतने कैलिबर के हैं कि वो होल्ड कर सकें या वो आपकी उस बात को आगे लेके जा सकें। आपका जज़्बा वो निचली सतह के ऊपर वो काम नहीं आएगा। उसको कोई फ़ायदा नहीं है। आपका शोर डालेंगे, आपकी आवाज़ नहीं जाएगी भाई ऊपर। तो पहुँचाने के लिए आपको ताकत चाहिए, किसी का सहारा चाहिए। तो वो हाथ आपको मिलता है, आपको वो बंदा ऊपर खींचता है, तभी आप आवाम के सामने आते हैं एक स्टेज के ऊपर और दुनिया फिर आपको देखती है, तो वो ज़रूरी होता है। वो भी देखें ना लाएअमल क्या है हुकूमत का। तो यहाँ पे अवाम ने वो तोड़-फोड़ कर दी, इतने लोगों ने जनाब अपनी जान दे दी, सही है, अब नया ड्रामा यहाँ पे भी चल रहा होगा। लेकिन वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं इज़राइल में, उनका राइट बनता है, उनका करना बनता है और उनको अफ़सोस है। लेकिन उन्हीं में ईरान से में, ईरान की बात की है। इसराइल का। ईरान जो है,
तो वो जो है वहाँ की आधी अवाम जो है उनके मुखालफ खड़ी है, आधी उनके साथ है। ये यहाँ सिचुएशन पे है। ये सिचुएशन एक और भी पैदा हो सकती है। खाना जंगी ना शुरू हो जाए सिविल वार ईरान में, हो सकता जो है। बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा ईरान के लिए। तो अपोज़िट पार्टियाँ उधर की खड़ी हैं ना, एक ही मतलब घर के 2 फर्द हैं जो वही आपस ना में सिविल मुखालफ वार हैं। शुरू हो सकता है ना इस चीज़ पे। ये अब देखने लायक होगा, वो सिर्फ़ सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को और जो और सेलिब्रेट करेंगे, जो जिनको दुःख हुआ है, आपस में लड़ेंगे। आमने-सामने तो नहीं देखा गया अभी तक, फ़िलहाल अभी तो कोई तक ऐसी तो नहीं, रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन कुछ वीडियोज़ क्लिप्स थे जिनमें लेकिन ऐसा दिखाया अफ़सोस गया। मनाने वाले ज़्यादा बाहर निकले, ये मैंने देखा है क्लिप में। हाँ, अफ़सोस वो भाई फॉलोवर थे और वो फॉलो कर रहे हैं, जो उनको मतलब नॉन फॉलोवर्स हैं जो उनके, जो नहीं चाहते थे कि ये रहें और वो अपनी जगह पे वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे होंगे। लेकिन स्टेबल होना इसका ज़रूरी है और जो हालिया हुकूमत में बंदा आएगा, जो होल्ड करेगा, किस तरह इम्प्लीमेंट करता है आगे, क्या प्लान होते हैं उसके, ये देखने लायक होगा भाई। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, क्या न्यू रिपोर्ट जो है वो निकल के सामने आती है। वीडियो उनकी अच्छी थी, इन्फॉर्मेशन थी और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।